Hello and welcome to the Knowledge Source. Tibet policy, which was signed by the US President Donald Trump 1 week before, has come into a law. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे ये तिब्बत पॉलिसी क्या है, इसके क्या रेमिफिकेशंस हैं इंडिया के लिए जब ये तिब्बत पॉलिसी साइन हुआ है बिटवीन यूएसए एंड तिब्बत, और इसके बाद इंडिया और चाइना के क्या बॉर्डर इश्यूज जो हैं उस पर किस तरह के रेमिफिकेशंस आ सकते हैं रिगार्डिंग दिस तिब्बत पॉलिसी। तो इस सेशन में हम सब कुछ ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आके जुड़ सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो देखिए अभी लास्ट वीक में चाइना जो उन्हें प्रोटेस्ट कर रहा था रिगार्डिंग जो भी तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट जो था 2020 का, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और तिब्बत के साथ यहाँ पे साइन हुआ था, और जिसके बाद ये अभी 1 वीक के बाद ये जो पॉलिसी थी या फिर मैं लॉ थी वो इफेक्ट में स्टैट्यूटरी बैकअप इसको मिल चुकी है। सो अगर मैं बात करूँ इसके बाद जो थे प्रेसिडेंट जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के मैं अगर बात करूँ हेड जो हैं प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसके लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही इसकी सराहना की है और उनका धन्यवाद दिया है। सो इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट ये समझना पड़ेगा कि ये जो पॉलिसी साइन हुई है बिटवीन यूएसए एंड तिब्बत, तो ये किस तरीके के चैलेंजेस क्रिएट करेंगे इंडिया के लिए और क्या इंडिया का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। लेकिन सबसे पहले अभी आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि बैकग्राउंड क्या है ये तिब्बत इशू। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, दलाई लामा जो थे वो बॉर्न हुए थे एज ए तख्तसेर, उनका नेम था, एक प्लेस है तख्तसेर की जगह पे इनका बॉर्न हुआ था। उनका नेम उस समय था तेंसिन गैत्सो, तो ये उनका नेम था, और ये 14th दलाई लामा इनको इनकारनेट किया गया इन द 1940। और इसके बाद जो है वो रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर तिब्बत के जो प्लेस है वहां के ये हो गए थे। इसके बाद क्या हुआ, 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब कम्युनिस्ट चाइना जो थी तिब्बत के ऊपर प्रेशर बनाने लगी टू इनकॉर्पोरेट ऑल देयर टेरिटोरी इन थ्रू देयर मेनलैंड, और इसके बाद हुआ कि 1950 अगर देखें हम तो कम्युनिस्ट चाइना जो है तिब्बत पे आक्रमण करती है, और इसके बाद जो थे तिब्बत के जो यहाँ पे जो भी लोग थे उनके ऊपर डिफरेंट तरह के अत्याचार वहां पे क्रिएट करना स्टार्ट होती है, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है बुद्धिस्ट से। तो इस तरीके के सिचुएशंस वहां पे होने लगे, और वहां पे अगर हम देखें कि वहां की जो नेशनल ऑटोनोमस रीजन जो तिब्बत थी उसको कहीं ना कहीं चाइना उसके ऊपर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाने लगा। इसके बाद समय आता है अगर हम देखें कि जब जो भी यहाँ के लोग थे तिब्बत के वो हाईली बुद्धिज्म वहां के जो रिलीजन फॉलो करते थे, तो इसलिए चाइनीज जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वहां पे उनके ऊपर प्रेशर बना के या तो उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करवाना चाहते थे, या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी या पूरी जो एरिया थी वो मेनलैंड चाइना में उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जब देखिए हम 1950 से जो ये वहां के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो थी वहां के लोगों ने कम्युनिस्ट चाइना के अगेंस्ट अपनी प्रोटेस्ट स्टार्ट की। इसके बाद मार्च 1959 में दलाई लामा जो थे उनको यहाँ पे वहां से अगर मैं बात करूं तिब्बत से वहां से इंडिया में आना पड़ा थ्रू द अरुणाचल प्रदेश रूट, क्योंकि वहां पे उनकी जो अगर मैं बोलूं लाइफ की बहुत ज्यादा थ्रेट था, क्योंकि जो भी प्रोटेस्टर्स वहां के कम्युनिस्ट रिजीम थी उनको वहां पे मारने की कोशिश की जा रही थी। तो इसके बाद जो होता है 1959 में दलाई लामा इंडिया आते हैं जिन्हें परमानेंट एग्जाइल प्रोवाइड किया जाता है उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये हमने कुछ बैकग्राउंड अभी इशू किया कि दलाई लामा का क्या रीजंस है, या फिर वहां के लोग अगर देखें आप तिब्बत की, तो तिब्बत के लोग अपना ऑटोनोमस रीजन चाहते हैं और कम्युनिस्ट रिजीम से वो अपने आप को अलग मानते हैं। ये तिब्बत की अपनी परसेप्शंस वहां के लोगों की हैं। लेकिन अभी तक अगर देखें ना ही इंडिया ने, और अगर बात करूं अभी ये यूनाइटेड स्टेट्स ने अल्दो इसको रिकॉग्नाइज किया है कि तब तिब्बत जो है वो एक ऑटोनोमस रीजन है इस पॉलिसी के थ्रू, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कभी भी तिब्बत की जो प्लेइंग कार्ड है या फिर जो कार्ड है वो तिब्बत की वो अभी तक प्ले नहीं कर पाया है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि दलाई लामा जो है उनको किस तरीके से चूज किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो जो सक्सेसर्स होते हैं दलाई लामा के वो सीनियर मोनेस्टिक डिसिपल्स जो भी वहां के होते हैं, वो स्पिरिचुअल साइंस जो भी प्रोवाइड किया जाता है ऑन गोइंग दलाई लामा के द्वारा, तो उसके बेसिस पे ये दलाई लामा की फाइंडिंग होती है। इसमें क्या होता है कि अगर दलाई लामा मान लो अगर मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो डिस डायरेक्शन में अपने आप मूव हो जाती है रखने के बाद, या जो भी वो मरने से पहले सक्सेसर चूज करते हैं। तो इस तरह के इंडिकेशंस के बाद जो दलाई लामा की वहां पे कौन दलाई लामा नेक्स्ट दलाई लामा होगा ये चूज किया जाता है। लेकिन 2011 में चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री जो था उन्होंने कहा कि हम जो है बीजिंग की ये राइट है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा उनकी रिकॉग्निशन या कौन दलाई लामा के पोस्ट पे होगा ये बीजिंग डिसाइड
डिसाइड कर सकता है, ना कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। तो इसके बाद जो था यहाँ पे कन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया बिटवीन तिब्बत एंड चाइना। 1995 में दलाई लामा, जो अभी के दलाई लामा है, उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपने एक दलाई लामा को एज ए सक्सेसर चूज किया था, जिसके बाद ये जो पर्सन यहाँ पे, अब ये जो बच्चा दिख रहा है आपको, इसको 1995 में चूज किया गया था। लेकिन इसके बाद 1995 से 1997 के बीच में ये बच्चा जो है डिसअपियर हो गया, और ऐसा माना जाता है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको एप्रीहेंड करके, और मोस्ट प्रोबेबली ये बच्चा अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि इसकी डेथ हो चुकी है। सो ये चाइनीज गवर्नमेंट ने एज ए सक्सेसर विच वाज चूज्ड बाय द दलाई लामा, इसको यहाँ पे मार दिया गया। सो ये दलाई लामा इस तरह, अभी तक जो देखें हम, दलाई लामा जो प्रेजेंट दलाई लामा है, उन्होंने अपना सक्सेसर कोई भी चूज नहीं किया है। सो अभी देखिए कि ये जो पॉलिसी है, तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020, इसमें क्या बात की गई है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें टीपीएस है, ये जो लॉ है, ये ऐसा बताता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डिसाइड करेगा, या फिर जो भी अगर पोस्ट की दलाई लामा की अगर बात करें, इसमें ये पॉलिसी में बात किया गया है कि वो जो करंट दलाई लामा है, उनकी ये राइट है, या फिर उनकी जो अथॉरिटी है कि कौन नेक्स्ट दलाई लामा होगा, उसको चूज करने में प्रेजेंट दलाई लामा उनकी अल्टीमेट से रहेगी। इसके बाद देखें कि इसके बाद इस पॉलिसी में यह भी मेंशन किया गया है कि चाइना जो है, या उसकी इंटरफेरेंस कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए इन चूजिंग द दलाई लामा सक्सेसर। इसके बाद जो ये टीपीसीए लॉ है, ये भी मेंशन करता है कि जो चाइना के साथ चाइनीज कम्युनिटी जो है वो एट्रोसिटी तिब्बतन एरिया में लोगों के ऊपर करती है, रिगार्डिंग जैसे कि ब्रह्मपुत्रा रिवर को ब्लॉक कर देना, वहां पे वाटर सप्लाई को चैनलाइज नहीं करना। तो इस तरीके के लॉ भी मेंशन किए हैं कि ये जो डिफरेंट एक्ट्स या डिफरेंट लॉज या डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाते हैं चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज रिजीम, उनको रोका जाए। इसके लिए सेफ्टी प्रोविजंस बॉल भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस लॉ में, जहां पे ये मेंशन किया गया है कि जो भी इस तरह के एक्शंस चाइनीज गवर्नमेंट की है, उसको रोकने पे, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने पे, उस पे इस तरीके के लॉ में ये मेंशन की गई है। इसके बाद जो ये भी लॉ में मेंशन किया गया है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिफरेंट कंट्रीज की होनी चाहिए, कि किस तरह के इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्रिएट कर रही है चाइनीज रिजीम फॉर द पीपुल रिसाइडिंग इन द तिब्बतन रीजन। तो ये कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द तिब्बत एज ए ऑटोनोमस कंट्री, और या फिर मैं बोलूं ऑटोनोमस रीजन। सो अभी हम देखते हैं कि चाइना के लिए या इंडिया के लिए, इंडिया स्पेसिफिकली मैं बात करूं, इंडिया के लिए क्या ऐसे चैलेंजेस इसमें इंपोज होने वाले हैं। तो देखिए अगर आप देखें कि ये जो बिल है, अमेरिकन बिल, ये तिब्बत जो कार्ड है इंडिया के लिए, ये खोलता है कि अगर इंडिया जो है वो तिब्बत कार्ड जो है वो प्ले कर सकता है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया एंड चाइना बायलैटरल रिलेशन। इसमें क्या है, इंडिया के लिए बेनिफिट है, लेकिन अभी तक हम देखें राइट फ्रॉम द 1947 ये जो तिब्बत कार्ड है, इंडिया ने कभी भी बाहर नहीं निकाला है अगर चाइना से अगर डील करने में। सो अगर हम देखें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में कि जो ये रीजन हुआ था, दलाई लामा जो 1959 में इंडिया आए थे, उसके बाद कई हिस्टोरियन का मानना है कि जो ये माओ जेडुंग जो था, वो 1962 में जो भी हमारा बॉर्डर क्लैशेस हुए थे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसका बेसिक रीजन यही था कि इंडिया ने परमानेंट एग्जाइल दिया था दलाई लामा को। इसके कॉन्टेक्स्ट में जो था ये बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट किया गया था माओ के द्वारा 1962 में। तो इस कारण से इंडिया हमेशा से ही इसके ऊपर इन सारे ऐसे चैलेंजेस के चलते इंडिया जो है ये पूरी तरीके से ये ऑटोनोमस रीजन को एक्सेप्ट नहीं किया है, ना ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इस तरीके के सिचुएशंस अभी इंडिया के लिए अवेलेबल हैं। तो अभी हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया तिब्बत को एज ए ऑटोनोमस रीजन इसको अपनाता है, या क्या ये चाइना और इंडिया के बीच में कुछ और बॉर्डर क्लैशेस हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ये सब कुछ हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।